नमस्कार दोस्तों, आपने कभी किसी हाथी को देखा है? हाथी को जब बांधा जाता है तो एक बहुत पतली रस्सी से बांधा जाता है और वो इतनी पतली रस्सी होती है कि उसे यदि हाथी अपनी टांग खींचे या थोड़ा सा भी झटका दे तो वो रस्सी टूट सकती है और वो हाथी भाग सकता है या कहीं जंगल में जा सकता है। लेकिन हाथी कभी भी ऐसा नहीं करता, बल्कि वो चुपचाप उस रस्सी से बंधा हुआ होता है। आपको पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब हाथी छोटा था, जब वो बच्चा था, तब उसे एक मोटी रस्सी से बांधा जाता था और वो इतनी मोटी और इतनी मजबूत रस्सी थी कि वो उसको तोड़ नहीं सकता था। वो मन में एक बना लेता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। धीरे धीरे हाथी बड़ा होता है, धीरे धीरे उसमें ताकत बहुत ज्यादा आने लगती है, लेकिन वो मानसिक रूप से ये समझ चुका है कि नहीं, मैं उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और बाद में केवल उस हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो वहीं पर चुपचाप बिना किसी हिले डुले, बिना किसी कोई भी जबरदस्ती उस रस्सी से किए हुए, वो बिल्कुल अपनी जगह पर बैठा रहता है या खड़ा रहता है। और यदि मैं इसी परिस्थिति को हमारे उसमें लाऊं, देखूं, तो क्या आपके साथ और मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक बार हार जाते हैं, दूसरी बार हार जाते हैं, कुछ टाइम्स हम हार जाते हैं, लेकिन हारने के बाद हम ये बना लेते हैं कि नहीं, मैं अब नहीं जीत सकता। अपने आप को हम मायूस समझ लेते हैं और ये मानकर चलते हैं कि मैं इन परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकता। और इसको एक बहुत ही अच्छा सा एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं हेल्पलेस, कि मैं हेल्पलेस फील करता हूं कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आज साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में हम इसी कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये कॉन्सेप्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस, अर्जित निस्सहायता। जैसे कि वो हाथी था, उसने सीख लिया था कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। एक व्यक्ति ये मान चुका है कि नहीं, मैं जीत नहीं सकता, मैं केवल हारने के लिए ही बना हूं। और उसके कारण क्या होता है, कोई भी एक्शन लेने की बात आती है तो एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ भी काम करने की बारी आती तो कुछ काम नहीं किया जा सकता। और वो किस लिए? वो इसलिए कि नहीं, मैं अगर कुछ भी करूंगा तो भी परिस्थितियों को चेंज नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि मैं मजबूर हूं, मैं उस परिस्थिति में ही रह सकता हूं, मैं उस परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकता। और यह कॉन्सेप्ट है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। इस लर्न्ड हेल्पलेसनेस को हम एक एक वर्ड को समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है लर्न। लर्न का मतलब क्या है? अर्जित, सीखा गया, कि आपने किसी चीज को सीखा है। और यहां पर लर्न हेल्पलेसनेस, आपने किस चीज को सीखा है? आपने हेल्पलेसनेस को सीख लिया है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। मैं जिस परिस्थिति में, एक कठिन परिस्थिति में गुजर रहा हूं, मैं कितने भी एक्शन लूंगा, लेकिन मैं उस कठिन परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता। इसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस, कि परिस्थितियों के कारण आपका कॉग्निशन ऐसा बन गया है कि उसने आपके व्यवहार को, आपके विचार को चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद एक परिस्थिति आ गई है और जिसे कहा जाता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आपने हेल्पलेसनेस को, आपने निराशा को, आपने नैराश्य को, फ्रस्ट्रेशन को सीख लिया है। और यही लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक बीमारी की जड़ है। और वो बीमारी कौन सी है? जिसको आप कहते हैं डिप्रेशन। आपने सभी ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा, बल्कि आप ये कहते हैं कि मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, मैं बहुत अवसाद में हूं। और अवसाद में आने का या डिप्रेशन में आने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि वो बहुत अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहा है, बहुत एक हेल्पलेसनेस फील उसको हो रही है। और वो हेल्पलेसनेस किसके कारण आई है? लर्न, सीखी गई है। और इस लर्न हेल्पलेसनेस से डिप्रेशन बढ़ सकता है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स कहते हैं। ये जो लर्न हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट है, वो लर्निंग से रिलेटेड है बेसिकली, क्योंकि आपने देखा है लर्न और लर्निंग से रिलेटेड है। तो यहां पर है कि इस निस्सहायता को उस प्राणी ने या उस व्यक्ति ने सीख लिया है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था
मार्टिन सेलिगमैन ने। मार्टिन सेलिगमैन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, लर्न हेल्पलेसनेस के कॉन्सेप्ट को 1967 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि उसने टोटल 3 कैटेगरी में डॉग्स लिए। उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, डॉग्स पर किया था। किसने किया था, वो किया था मार्टिन सेलिगमैन ने, और मार्टिन सेलिगमैन ने ही कॉन्सेप्ट दिया है लर्न हेल्पलेसनेस का। मार्टिन सेलिगमैन ने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किया, और उसने इस जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको 2 फेज में किया था। एक को हम कर लेते हैं फेज 1 और एक को कर लेते हैं फेज 2। अब इस फेज 1 में क्या किया, प्रयोग के प्रारंभिक दौर में क्या किया, उन्होंने कुत्ते को लिया और कुत्तों की 3 कैटेगरी बनाई। इसको हम मान के चलते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और थर्ड नंबर इज कैटेगरी सी। 3 कैटेगरी बनाई, किसकी, डॉग्स की। कुछ को ए में रख दिया, कुछ डॉग्स को बी में रख दिया, और कुछ डॉग्स को सी में रख दिया। अब क्या हुआ होगा, अब उसने क्या किया, जो कैटेगरी 1 थी, यहां पर एक्सपेरिमेंट इस तरीके से, जो कैटेगरी ए है उन कुत्तों को क्या किया, उन कुत्तों को एक किसी जगह पर ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के समय उनको एक जगह रखा गया और उनको बिजली का शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया। कुत्ते बंधे हुए हैं या खुले हुए हैं, लेकिन वो उस कुत्ते को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, और इलेक्ट्रिक शॉक के साथ ही वहीं पर जहां पर उसको रखा गया था वहां पर एक लीवर था, और यदि वो कुछ एक्टिविटी करते हुए कुत्ता उससे बचते हुए किसी भी तरीके से उस लीवर को दबा देता था तो वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता था। ये कौन था, वो कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में डॉग्स को ये ट्रेनिंग दी गई कि वो कुत्ते एक किसी जगह पर थे, उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, लेकिन जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया वहीं पर पास में उन कुत्ते के पास ही वहां पर एक लीवर था कि वो अगर उस लीवर को दबाते तो उनका इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाता। कैटेगरी ए। कैटेगरी बी के जो डॉग्स थे उनको क्या किया, उनको केवल उस जगह रख दिया गया, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया। कुत्तों को केवल बांध दिया गया, केवल रख दिया गया, उनको केवल और कुछ भी नहीं दिया गया, उनको केवल रखा गया। और कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में क्या किया कि उन कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया लेकिन वहां पर कोई भी लीवर नहीं था, वहां पर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि जिसके आधार पर या जिसको करके वो उस शॉक से बच सकते थे। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक शॉक कंट्रोल में था। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक शॉक किसके कंट्रोल में है कि अगर वो लीवर प्रेस कर दे तो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाएगा, और जब तक लीवर प्रेस ना करे तो इलेक्ट्रिक शॉक चलता रहेगा। ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी में कौन से थे, कैटेगरी बी में नो इलेक्ट्रिक शॉक, इन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था। यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक था लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक पर कंट्रोल था। नंबर 3, यहां पर भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया बट नो कंट्रोल। यहां पर उस इलेक्ट्रिक शॉक को बंद करने के लिए उन कुत्तों के पास कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब वो कुत्तों को अगर इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, वो उनसे बच नहीं सकते थे। लेकिन कैटेगरी ए वाले बच सकते थे। कैटेगरी बी वालों को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया तो कोई ट्रेनिंग उनकी बहुत ज्यादा हुई नहीं, और कैटेगरी सी वालों को क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया लेकिन कोई कंट्रोल उनके पास नहीं था कि जिससे वो करके, वो कोई प्रतिक्रिया करके वो बच सकते थे। ये एक फेज है, ये ट्रेनिंग दी गई इन 3 कैटेगरी के डॉग्स को। अब इसी एक्सपेरिमेंट को सेकंड फेज में ले जाया गया, और सेकंड फेज में ले जाने के बाद क्या हुआ, उन डॉग्स को जिनको ट्रेनिंग अभी दी गई थी, जो मैंने कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में था, तो उनको क्या किया, उन तीनों को
एक तरह के शटल बॉक्स में या एक तरह के बॉक्स में उनको रख दिया गया। और ये मान लेते हैं ये एक बॉक्स है और इसके दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है। ये यहां पर क्या है, यहां पर वो डॉग है, यहां पर वो डॉग है और वो डॉग यहां से इधर जा सकता है, लेकिन कब, इस हर्डल को उसको पार करना पड़ेगा, उस हर्डल को किसी भी तरीके से उधर जाना पड़ेगा। वो जा सकता है लेकिन सीधा नहीं जा सकता, यहां पर एक हर्डल है, वो जंप करे तो जंप करके जा सकता है। अब वही कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, उन पर जो फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें कि जिनको शॉक दिया गया था, लीवर जिनको प्रेस करके उससे बचना सीखा था उन्होंने, उनको यहां पर रखा गया। और यहां पर रखने के बाद उन डॉग्स को यहां पर रखा गया और रखने के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। इलेक्ट्रिक शॉक दिया। अब इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो इन्होंने क्या है, इनको पहले से एक लर्निंग थी कि इस इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सकता है। कैसे? लीवर प्रेस करके बचा जा सकता है, पहले वाला फेज। इन्होंने क्या किया, यहां पर लीवर तो नहीं था लेकिन यहां पर इन्होंने थोड़ी कोशिश की और कोशिश करने के बाद ये जो डॉग थे ये इधर जंप करके इधर आ गए और यहां जैसे ही वो आए वैसे ही उनका इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो गया। केवल इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक शॉक था, इस बॉक्स में इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था। कैटेगरी ए, यहां पर उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, ये फेज है। अब दूसरी कैटेगरी की बात करें कि जिनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था, जो बिल्कुल केवल उनको बांध के रखा गया था, कैटेगरी बी वाली, तो अब उन डॉग को यहां पर रखा गया। अब उन डॉग को रखा गया तो उन्होंने भी थोड़े समय में सीख लिया कि नहीं, यहां अगर जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यहां से अगर जंप करके इधर हम चले जाएं तो फिर कहीं ना कहीं हम शॉक से बच सकते हैं। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। अब आते हैं कैटेगरी सी की। अब कैटेगरी सी में अगर आपको ध्यान है तो कैटेगरी सी में था कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था लेकिन उनको बचने के लिए कोई लीवर नहीं था, बस वो उसको बियर कर रहे थे, वो उसको सहन कर रहे थे। अब वही कंडीशनिंग, वही एक लर्निंग जो उनको पहले मिली थी, उसी कंडीशनिंग को उन डॉग्स ने, कैटेगरी सी के डॉग्स ने यहां पर अप्लाई किया। यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, वो जंप करके इसमें आते, इस दूसरे वाले बॉक्स में आते तो वो शॉक से बच सकते थे, लेकिन वो लोग क्या है, वो लोग यहीं पर पड़े रहे, वो शॉक को बियर करते रहे, वो शॉक को झेलते रहे और वो ये मानकर चले कि नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा तो भी इस शॉक से नहीं बच पाऊंगा। तब क्या हुआ, उन्होंने यहां से जंप करके यहां आना, मतलब दूसरे वाले बॉक्स में आना, दूसरे पार्ट में आना उन्होंने नहीं सीखा। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है? एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकलता है कि अगर कैटेगरी सी के डॉग्स जिनको ये कंडीशनिंग बनाई गई थी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था, उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था और उन्होंने एक कंडीशनिंग, उनके माइंड की कंडीशनिंग बन गई कि नहीं, मुझे ये केवल सहना है, मुझे केवल यहीं पर रहना है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सेम उसी मेंटल कंडीशनिंग से उनको जब सेकेंड फेज में रखा गया तो उन्होंने जंप करना सीखा ही नहीं, वो बस सहते रहे। किस चीज को? उस इलेक्ट्रिक शॉक को जो यहां पर दिया जा रहा था। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो पूरे एक्सपेरिमेंट में दो चीज निकल कर आती है। दो चीज ये है कि ये जो डॉग थे, जो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में थे, चाहे आप उसको मान लें कि फेज 1 में भी वही डॉग थे, फेज 2 में भी वही डॉग थे, लेकिन फेज 1 में कुछ अलग एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसी को आगे बढ़ाया गया था। फेज 2 में वो एक अलग एक्सपेरिमेंट किया गया था जो मैंने अभी यहां पिक्चर बनाई थी। अब यहां पर क्या हुआ, उन कुत्तों में देखा गया कि दो तरह की डेफिसिट देखी गई। एक डेफिसिट देखी गई जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेफिसिट, संज्ञानात्मक कमी, और एक है जिसको कहते हैं इमोशनल डेफिसिट। अब ये कॉग्निटिव डेफिसिट और इमोशनल डेफिसिट किसमें देखी गई थी? वो देखी गई थी कैटेगरी सी के जो डॉग थे उनमें, जो बच नहीं सकते थे इलेक्ट्रिक शॉक से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनमें दो चीजें देखी गई, एक कॉग्निटिव डेफिसिट देखा गया और एक इमोशनल डेफिसिट देखा गया। कॉग्निटिव डेफिसिट का मतलब क्या है कि उनमें सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी कम देखी गई। वो ये सोच ही नहीं पाए कि नहीं, अगर यहां से
अगले कंपार्टमेंट में अगर जंप कर लिया जाए तो मैं बच सकता हूं, वो इतना नहीं सोच पाए। और आप खुद देखें कि जब हेल्पलेसनेस फील आदमी करता है तो क्या करता है, कॉग्निटिव डेफिसिट, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आता है, उसको कहीं ध्यान नहीं लगेगा किसी भी चीज में, उसको वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहेगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं रहेगा। बल्कि जनरली हम देखते हैं कि हम उसके सॉल्यूशन को खोजने की कोशिश करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। लेकिन जब हेल्पलेसनेस फील करता है, जब डिप्रेस्ड फील करता है, तब क्या होता है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा, उन्हीं डॉग में एक तो कॉग्निटिव डेफिसिट देखी गई और सेकंड इमोशनल डेफिसिट देखी गई। इमोशनल डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो इमोशंस का जो मैनिफेस्टेशन है, जो इमोशंस जो उसको अभिव्यक्त करने चाहिए, वो जो डॉग थे वो हो सकता है उनको गुस्सा दिखाना चाहिए, उनको भौंकना चाहिए, किसी भी तरीके से उनको बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई इमोशंस नहीं दिखाए, न एंगर का इमोशन दिखाया, न रोने का इमोशन दिखाया, न हैप्पीनेस का इमोशन दिखाया, कोई भी इमोशन उन कैटेगरी 3 के डॉग्स ने नहीं दिखाया। आपने अगर इस इमोशनल डेफिसिट को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं कि आपने देखा होगा कि जब उस डॉग को, जब यहां पर जो एक कंपार्टमेंट जो मैंने अभी बनाया था कि ऐसे 2 कंपार्टमेंट थे, यहां पर उस कुत्ते को रखा गया, यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, अब वो कुत्ता क्या कर रहा है, केवल वहीं पर है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, उसने सीख लिया है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर वो अपने इमोशंस की अभिव्यक्ति भी नहीं कर रहा है, वो गुस्सा भी नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल पैसिव होके बैठा हुआ है, एक्टिव नहीं है, वो पैसिव होके बैठा हुआ है। तो 2 तरीके की डेफिसिट देखने को मिलती है, कॉग्निटिव डेफिसिट एंड इमोशनल डेफिसिट। यदि हम केवल ये कॉन्सेप्ट केवल एक डॉग के ऊपर नहीं है कि मार्टिन सेलिगमैन ने जो किया था कि केवल एनिमल्स के ऊपर ही इसका रिजल्ट देखा जा सकता है, नहीं, ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा जा सकता है। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, और एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, जिस लाइट में हम आज रह रहे हैं, जिस लाइट में ये वीडियो बन रहा है, उस बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किया था एडिसन ने। लेकिन एडिसन के लिए कहा जाता है कि बल्ब को बनाने के पहले वो 10,000 बार मिस्टेक्स कर चुका होता है। आप मान सकते हैं 10,000 फेलियर, हम 1 या 2 या 3 फेलियर में हम हार मान के बैठ जाते हैं, नहीं अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन 10,000 बार, 10,000 टाइम्स फेलियर होने के बाद एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उसको लर्न हेल्पलेसनेस हो जाती, तो उसको सोचने से जो कॉग्निटिव डेफिसिट या इमोशनल डेफिसिट हो जाती तो एडिसन साहब भी कहते कि नहीं मैं अब बल्ब नहीं बना सकता। लेकिन उन्होंने इसको दूसरी तरह से लिया, गिव अप नहीं किया। लोग गिव अप कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लोग ये सोचकर चलते हैं कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। लेकिन एडिसन साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने क्या हुआ कि 10,000 तरीके सीख लिए हैं, कौन से, कि इनको नहीं करना है, और 10,000 तरीकों के बाद जो हुआ वो एक बल्ब का आविष्कार हुआ। वहां पर अब सोचने का आप तरीका देखें, 10,000 मिस्टेक्स यहां पर सीखी गई हैं कि मुझे आगे इनको रिपीट नहीं करना है, लेकिन वो 10,000 फेलियर भी तो है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी अपनी लाइफ में हम लोग कभी कभी परिस्थितियों के आधार पर, परिस्थितियां हमारे सामने कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती हैं, और जब बुरी परिस्थितियां आती हैं हम फेल हो जाते हैं, 1 या 2 या 3 बार फेल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम मानसिक रूप से ये बिल्कुल सेट कर लेते हैं कि नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी को कहा जाता है लर्न हेल्पलेसनेस, कि आपने हेल्पलेसनेस सीख ली है, आपने अपने आप को बिल्कुल वैसा ही परिस्थितियों में रहने लायक बना दिया है कि मैं इन परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक लेसन और है कि लर्न हेल्पलेसनेस की फीलिंग को आपके और मेरे अंदर नहीं आने देना है, गिव अप नहीं करना है, कोशिश करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने से एक्टिवनेस बनी रहेगी। और कोशिश छोड़ देंगे और कोशिश छोड़ने के बाद लर्न हेल्पलेसनेस हम पर हावी हो जाएगी। और आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। 2 तरीके के आप लोग देखेंगे, एक वो लोग होंगे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि
एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। अब आप इसमें देखिए कि किसमें लर्न हेल्पलेसनेस हो जाती है। वो लोग जिनको रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर करने की आदत है, जो केवल रिजल्ट पर ही ध्यान देते हैं। वो ये मान के चलते हैं रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, और फेल हो गए तो फिर वो उदास हो जाते हैं। नहीं, हमारा काम क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। हम केवल एक्शंस करें, हम केवल जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना हो। बिल्कुल यही चीज आती है कि जो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं उनमें लर्न हेल्पलेसनेस ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक्शन ओरिएंटेड होंगे उनमें लर्न हेल्पलेसनेस नहीं होगी, या अगर होगी तो एक टेम्पररी होगी, थोड़े समय के लिए आएगी, फिर वो ठीक हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट दिया था, हम फिर रिपीट कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया था मार्टिन सेलिगमैन ने 1967 में, और इसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? डॉग्स के ऊपर, जो कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस भी किया है। तो लास्ट में अगर समअप किया जाए तो केवल एक ही चीज है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लर्न हेल्पलेसनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हमें केवल और केवल एक काम करना है, और वो काम क्या है? एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर करना है। और एक्शन ओरिएंटेड बिहेवियर किया जाएगा तो हमें लर्न हेल्पलेसनेस नहीं आएगी, हम किसी भी तरीके से जो होप है उसको हम नहीं खोएंगे। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही। अगले टॉपिक में फिर हम एक अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को, आपने इस आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को प्यार किया और इसको आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी थोड़ी कमी है कि आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इन वीडियोस को और फैलाएं, ताकि अपना चैनल, अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला और ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो हो सके। थैंक यू वेरी मच।